आजकल हम देख रहे हैं कि रोज़ाना पिछले एक हफ्ते से इलेक्ट्रल बॉन्ड के फ्रॉड की बातें आ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड बीजेपी को मिले थे। अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड तकरीबन कितने अमाउंट के थे। अब जो सारा खुलासा होगा, जो कि और एक हफ्ते में आ जाएगा, ये तकरीबन 18,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, जो कि पार्टियों को दिए गए इलेक्शन के में खर्च करने के लिए। इसके अलावा एक और फंड है, पीएम केयर फंड, जो कि एक प्राइवेट फंड है, जिसका ना सीजीए से ऑडिट होता है, ना सीजीए द्वारा प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ना ही उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है। इस किस्म का एक बेईमानी का कानून पार्लियामेंट में बहुमत होने के कारण पास कराया गया। अब सवाल इस पीएम केयर फंड में किन लोगों ने पैसा दिया, इसका आज तक जो है कोई हिसाब किताब नहीं है। सब जो है ये तकरीबन 20,000 करोड़ का बताया जाता है। इसके अलावा आरएसएस और इसके एफिलिएट्स, जो कि बीजेपी की होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग एंटिटी है, उसने भी तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया जो है इन सालों में वसूल किया है रिश्वत के तौर पर। इस तरह तकरीबन ये 53,000 करोड़ रुपया हो गया। अब सवाल ये 53,000 रुपया आया कहाँ से, इसकी सोर्स कहाँ है, सोर्स है इसकी कहाँ है? ये सरकारी बैंकों के अंदर है, जिन्होंने 14 लाख करोड़ के बैड लोन्स बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बिजनेसमैन के राइट ऑफ किए। तो इस तरह से ये 53,000 करोड़ रुपया जो है ये सिंपली एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली तो ये 14 लाख करोड़ रुपए में से जो जिनको लोन माफ़ किया गया, उन्होंने तकरीबन 30% पैसा जो है ये थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, थ्रू ब्राइब्स टू आरएसएस, थ्रू पीएम केयर फंड में दिया है। अब इस सब का एक तो ये सोर्स है इसकी पैसे की, ब्लैक मनी की, बैड लोन्स जो बैंकों के हुए, जिनको लोन दिया गया और उसको फिर राइट ऑफ किया गया। 10% भी जो राइट ऑफ किया गया, कहते टेक्निकल राइट ऑफ है, उसका 10% भी वसूल नहीं होना ना हुआ है, जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक और सोर्स है, ये है 1990 के बाद से ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग, रेजिडेंशियल सोसाइटी, कमर्शियल बिल्डिंग बननी चालू हुई। उसमें इन बिल्डर्स ने अपना एक तराजू, एक नापने का पैमाना बना लिया। वो उसका नाम दिया है इन्होंने, जो किसी कोई कानून में सेंक्शन नहीं थी, ये दिया सुपर एरिया मेजर। अब सवाल ये है कि क्या मैं बार तराजू मेजरिंग टेप अपने आप बना के और बेच सकता हूँ? नहीं कर सकता, मुझे जेल की सजा हो जाएगी। सेक्शन 265 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में ये पनिशेबल ऑफेंस है कि मैं बिना वेट मेजर डिपार्टमेंट के, जिसका हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है हिंदुस्तान में, कोई भी अपनी तराजू, कोई भी वेट, कोई भी मेजर इस्तेमाल कर सकूँ। तो 1990 के बाद उन्हीं तक मैं इस 32-33 सालों में किसी ने अप्रूव नहीं कराया, और जनता को, फ्लैट बार्स को, प्रॉपर्टी बार्स को लूटते रहे। और 153 में सीआरपीसी 153, सेक्शन 153 ऑफ द सीआरपीसी में ये पुलिस ने एक्शन लेना था, पुलिस ने उसको भी एक्शन नहीं लिया। मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में सुपर टेक लिमिटेड और जेपी एसोसिएट लिमिटेड और जेपी टेक के खिलाफ कंप्लेंट रजीव कराई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीबीडीटी में और डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स, सेंट्रल इंटेलिजेंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम इकोनॉमिक क्राइम विंग में कंप्लेंट रिसीव कराई, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, एक सुपर टेक के जो चेयरमैन है मिस्टर आर के अरोड़ा,
उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है। बाकी कई हज़ार बिल्डर्स हैं खुले छूट रहे हैं जिन्होंने सुपर एरिया मेजर किया। तो ये दो सोर्सेस थी इनकम की। नंबर वन, रियल एस्टेट, जिसमें उन्होंने सुपर एरिया मेजर के नाम से जनता को लूटा, गरीब बायर्स को लूटा। दूसरा था इसके अंदर लोन राइट ऑफ का प्रोविजन, जो कि जिसमें कि भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों शामिल हैं बैंक के मैनेजमेंट के साथ साथ। एक और भी बात है, अब आप इसको देखिए, 14 लाख करोड़ का अमाउंट राइट ऑफ किया गया है और तकरीबन ये 53,000 करोड़ का ये फ्रॉड है इलेक्ट्रल बॉन्ड, पीएम केयर फंड और ये ब्राइट एक्सटॉर्शन में। तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सवाल ये है, और ये इसके लिए जुआर कौन है? वही द गिल्टी पर ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कमिश्नर्स हैं, दे आर आल्सो पब्लिक सर्वेंट्स। और उन्होंने, अब आप ये देखिए, जिस मुल्क में एवरेज 20% जो जनता है उसकी आमदनी जो है वो साल में 50,000 रुपये भी नहीं है, वहाँ पे आप जो है 30 लाख रुपया एक कैंडिडेट को इलेक्शन में खर्च करने के लिए अलाउ करते हैं। वो 30 लाख रुपये कहाँ से लाएगा आदमी जिसकी आमदनी जो है 30,000 रुपये साल की नहीं है? कहाँ से लाएगा वो 30 लाख रुपये? तो ये भ्रष्टाचार का जो खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। और जिस इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने और इन्होंने हाई कोर्ट ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इंडिया की, इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना इनके सुपर जितने ये बिल्डर्स हैं सुपर, इन्होंने जजेज ने भी फ्लैट परचेज किए सुपर मेजर से, चाहे हाई कोर्ट के जज है या सुप्रीम कोर्ट के चाहे डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं। इन सब ने ब्लैक मनी का 2 नंबर के पैसे से प्रॉपर्टी एक्वायर की है। ये रियल एस्टेट में, ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट परचेज किए हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज की है। तो हिंदुस्तान में ये थ्रू इलेक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, ब्राइबरी बाय द आरएसएस ऑलमोस्ट नियर 40 आउटलेट्स और लोन राइट ऑफ, और ये सुपर एरिया मेजर, ये जो सुपर एरिया मेजर और बैंक के जो लोन राइट ऑफ है, ये तो दोनों सोर्स ऑफ इनकम है। और जो एक्सपेंडिचर है, इनकम होगी तो ही कुछ खर्च करोगे ना। कैश बुक में जब मैं डीडीओ था गवर्नमेंट में, ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर, लेफ्ट साइड में इनकम का पेज होता था और राइट साइड में एक्सपेंडिचर का पेज होता था। तो लेफ्ट साइड में इनकम होगी तभी तो तुम खर्चा करोगे। तो इनकम हुई है ये लोन राइट ऑफ से, इनकम हुई है ये जो सुपर एरिया मेजर से अपार्टमेंट बेचे गए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची गई हैं पिछले 30 साल में। ये सारी सोर्स ऑफ इनकम है। और एक्सपेंडिचर है इलेक्शंस, और इलेक्शंस में तो हार्डली 1-2% पैसा खर्च होता है। बाकी सारा पैसा जो इलेक्शन लड़ते हैं कैंडिडेट्स और ये पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता, ये सब खा जाते हैं। अब आप ये बताइए, हमारा जो वी हैव पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जो ये हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, पंचायत के प्रधान मेंबर हैं, ये पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव नो लॉ लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट। तो सवाल ये है कि ये डेमोक्रेसी जो है, पीपल डेमोक्रेसी तो तब होगी जबकि ये इन्होंने एक और नया कानून बना दिया बेवकूफ़ी का कि ये जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा है, उसमें तो उसको जो है वो उस पर कानून लागू हो जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगले 5-6 साल के लिए मेंबरशिप से पार्लियामेंट की, स्टेट असेंबली की। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पास कर दिया और 10th शेड्यूल में डाल दिया, जिसको कोई कोर्ट में भी चलन ना कर सके। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दिस इज एंटी डेमोक्रेसी। अगर जो वो आदमी जो इलेक्शन में जीता है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है या वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, पहले तो डिसाइड करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी को कोई एंटिटी नहीं है। ये जो कैंडिडेट है
उसको जनता ने वोट दिया, पार्टी को वोट नहीं दिया। जो कैंडिडेट उसके सामने खड़ा था, जो वोट मांगने आया था, उसको वोट दिया है। पार्टी का क्या मतलब है? तो ये सारी डेमोक्रेसी जो है, ये मर्डर हो रहा है डेमोक्रेसी का। और उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले। और कोर्ट जो है जुडिशियल कस्टडी में एक्सटेंड करती रहती है, साल कर दे, 2 साल कर दे, उनकी खुशी है। ये जो है कोर्ट्स में स्टे और बेल जो है, ये दोनों करप्शन के प्रॉप अप्स है। बैसाखी है करप्शन की, है जुडिशियल करप्शन की। अब सवाल ये है, इन सब चीज़ों को लेके हम डेमोक्रेसी बात करते हैं, रोज डेमोक्रेसी गाना गाते रहते हैं कि हमारी वोटर की पावर है। वोटर की क्या खक पावर है? जब आपने उसके रिप्रेजेंटेटिव को जेल में बंद कर दिया, एक गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आज प्रधान का इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ रुपए चाहिए जेब में। एक आदमी, मेहनत कश आदमी जो रिक्शा चला रहा है, पैदल चल रहा है, उसके पास कहाँ करोड़ रुपया है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसके पास। वो कैसे इलेक्शन लड़े? जबकि इलेक्शन कहता है कि एक आदमी को तो उसने 30 लाख खर्च करने की परमिशन दे दी। दूसरा आदमी है तो 30 रुपये नहीं खर्च कर सकता इलेक्शन में, क्योंकि सामने सुबह की रोटी मिल गई तो शाम को मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात का सवाल है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं हुई। ये जो है पार्टी से गैंगस्टर्स की जो है, पार्टी क्या गैंगस्टर्स है। तो ये पार्टियों की जो है मिली भगत से ये चल रहा है, और ये जनता लुट रही है। जनता ये बैंकर्स में, जो बैंकों ने लोन राइट ऑफ किया है, ये बैंकर्स के, इनके ऑफिसर्स के, इनके मैनेजमेंट का बाप का पैसा नहीं है। ये बेशक सरकार से गवर्नर होते हैं, रिजर्व बैंक से गवर्नर होते हैं, मगर ना ये पैसा इसमें रिजर्व बैंक का है ना गवर्नमेंट का पैसा। ये गरीब आदमी, मेरे आपके जैसे डिफॉल्टर्स का पैसा है, जिसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया बिना मुझसे पूछे, बिना आपसे पूछे। बैंक के मैनेजमेंट राइट हुआ दे, कैसे लो राइट ऑफ किया, किससे पूछे किया, ये क्या अथॉरिटी है राइट ऑफ करनी? या तो जब इन्होंने लोन सेंक्शन किया था, उसमें साथ साथ सेंक्शन अथॉरिटी ये देती कि अगर जो जिसको लोन दे रहा हूँ ये वापिस नहीं देगा तो इसका पैसा मैं दूंगा। वो गारंटी लेते उससे, बैंकर से वो गारंटी नहीं लेती। जो लोन डिफॉल्टर है उसने भी गारंटी जमा कर दी किसी ना किसी की, उसे कमेंट ट्रस्ट पर लोन दे दिया, वो उससे भी वसूल निकलते जो गारंटर है। हाँ, मुझ जैसा कोई गरीब आदमी है वह, जो 10 लाख का किसी को लोन सेंक्शन किया और मैंने उसकी गारंटर दे दी, तो मेरा गला दबा के मुझसे वसूल कर लेंगे, उससे भी वसूल कर लेंगे, मुझसे भी कर लेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोन की वसूली जिसने को लोन दिया उससे तो वारों से तो होनी है, उससे गारंटर से भी हो सकती है और करनी चाहिए। तो बैंक जो है दोनों से वसूल कर रहा है, डबल फायदा उठा रहे हैं। ये तो आलम है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। अब तुम्हारे क्या किया जाए, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि कहाँ जाए। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ है आदमी जो वोट दे के आ रहे हैं, ये पार्टियों को वोट दे रहे हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं। मैं इंडिविजुअल के पास जाता हूँ, भाई आप मेरा काम करोगे, वो मुझसे वोट मांगने आता है, मैं उसको जानता हूँ, वो 2-4 दफ़ा मुझसे मिला भी है, मैं भी एक आध दफ़े उससे मिलने चला गया। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई वो जो है लोन डिफॉल्टर जो है वो उनसे कोई चंदा नहीं लेगा। ये चंदा वही दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वही परचेज कर रहे हैं, पीएम केयर फंड वही पैसा दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जो उनके एफलेट्स है, होल्डिंग कंपनी है जैसे आरएसएस है बीजेपी की, और इसके 40 एफलेट्स, उनको जो पैसा दे रहे हैं, ये सब पैसा जो है मेरा वो आपका पैसा है, हम गरीब आदमी का पैसा है, ये मौज कर रहे हैं। 30 लाख रुपया, और 30 लाख रुपये तो फ्लैट आता है छोटा मोटा, दिल्ली जैसी जगह में 15-20 लाख का फ्लैट मिल जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कैसे अलाउ कर दिया 30 लाख रुपये? तो ये पैसे का गेम जो है ख़त्म करना होगा, तभी पीपल डेमोक्रेसी होगी, तभी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में, असेंबली में जाएंगे। आज तो जो है पीपल के रिप्रेजेंटेटिव को पूछता ही नहीं है, उसके वोट की वैल्यू 0 कर दी इन्होंने, है क्योंकि पार्टियों की सुपरमेसी हो गई। इनके गैंग लीडर जो है अली बाबा 40 चोर, अली बाबा का तो 40 चोर का सरदार थे, आज के जो नेता 4,000 चोरों के सरदार है, चाहे वो प्रधानमंत्री है और चाहे वो चीफ मिनिस्टर है। ये जमाना है, ये डेमोक्रेसी है। मैं तो नहीं समझता वो डेमोक्रेसी है। इससे कैसे छुटकारा हुआ है, ये सब आदमी का सोचने का सवाल ही है। जितने भी आदमियों ने ये फ्लैश परचेज किए हैं पिछले 30 साल में,
1990 के बाद से, और आज जो है 2024 चल रहा है, वो सब देखें। 253 IPC में इन बिल्डरों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएं। पुलिस के अंदर 153 रीड विद 265 सेक्शन 265 ऑफ IPC, रीड विद सेक्शन 153 ऑफ द CRPC। पुलिस ही ड्यूटी बाउंड नहीं, अगर जो पुलिस करती है तो पुलिस के खिलाफ जो सेक्शन 190 CRPC में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए कि ये FIR रजिस्टर कर, क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे, क्यों नहीं गिल्टी आदमी को पनिश कर रहे। आज हिंदुस्तान में सब चोरों का राज है। यहाँ तो अली बाबा ही घूम रहे हैं, जहाँ देखो वहीं अली बाबा दिखाई देता है। 40 चोर तो इधर छुपे बैठे हैं, वो इंडस्ट्री बैठे हैं बड़े बड़े, उनके प्राइवेट हवाई जहाज हैं, एक एक ने 8-8 10-10 बीवियाँ रखी हुई हैं। क्या हो रहा है, ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? जाते हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए लंदन में। है? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में हो रही है। अब इसका कोई क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।